नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के इतिहास में इतने बड़े किसान आंदोलन को कभी नहीं देखा, लेकिन एक ऐसे शख्सियत आज हमारे सामने हैं जिन्होंने इस आंदोलन को एक ऐसा रूपरेखा दिया है जिससे किसान ही नहीं, मजदूर और पत्रकार जगत के लोगों का भी हित हो सकता है। ऐसे महानुभाव के साथ आज हम बैठे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जो पिछले 7 महीनों से चल रहा है, ये आगे कब तक चलेगा और किसानों के साथ साथ देश के बारे में, पत्रकार के बारे में और मजदूरों के बारे में ये क्या सोचते हैं। और किसानों के अंतर आत्मा को सुनने वाले श्री महेंद्र सिंह टिकैत की आगे की जो पीढ़ी है, उसने इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान राकेश टिकैत, जो एक नया नाम अब नहीं है, पूरे देश ही नहीं लगभग 130 देशों में इनको लोग जानते हैं और किसानों के ये सबसे प्रिय नेता आज बन चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदरलैंड वॉइस पे आपने अपना वक्त दिया और मुझे पता है कि अपने इतने व्यस्त जीवन में आप इतने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग आपकी तरफ, पूरा देश आपकी तरफ एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तो ऐसे में आपका क्या विचार है और आप कैसे इस आंदोलन को इतने दिनों तक रखा और आगे क्या आपका कार्यक्रम है? देखो, कोई भी आंदोलन हो, वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा तो आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन हिंसक हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से है। ये आंदोलन इसीलिए लंबा चला है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण लोग इसको कर रहे हैं। बहुत सहजता से इस आंदोलन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत सरल स्वभाव के लोग इस आंदोलन में हैं और जो भी उनको संयुक्त मोर्चे की डायरेक्शन होती है, उसी पे ही पूरा देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र उस पर काम करते हैं। तो इसीलिए ये आंदोलन लंबा चल रहा है और इसका रिजल्ट क्या होगा ये अभी नहीं पता। नहीं, किसान जो देश का अन्नदाता है और ये कहा गया जाता है कि जब तक अन्नदाता खुश नहीं रहेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो अन्नदाता को खुश करने के क्या क्या उपाय सरकार को करना चाहिए, क्या क्या उपाय इस देश को करना चाहिए, वो जरा बताएं। देखो, सबको रोजी रोटी का सवाल अपना होता है। किसान खेत में काम करता है, फसल पैदा करता है, तो उसकी कीमतें उसको मिल जाए जिससे वो भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके। मेन क्या है कि उसकी फसलों की कीमतें नहीं मिलती। अगर हम 1967 को आधार वर्ष माने और ये टिकैत साहब के फार्मूले पर अगर काम करें, 1967 में गेहूं की लेवी की पहली बार भारत सरकार ने खरीद करनी शुरू करी। 76 रुपये पर क्विंटल उसका रेट था। जो सरकारी कर्मचारी था उसका 70 रुपये सैलरी थी। जो भट्टे की अव्वल ईंट आती थी, जो ब्रिक्स थी, वो मकान बनते थे, वो 30 रुपये में 1000 आती थी। तो 1 क्विंटल गेहूँ बेच के हम 2500 ले सकते थे। जो सोना था, जो इंटरनेशनल मार्केट जिससे माफ़ है, एक किस्म से करेंसी उससे माफ़ी जाती है और महंगाई पूरी दुनिया की, वो 3 क्विंटल गेहूँ बेच के हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। 200 रुपये का भाव था। अगर हम उस रेशो में लगाएं तो गेहूं का रेट आज 15,000 18,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, लेकिन हमें पता कि वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ें भी बहुत स्पीड से उनकी कीमतें बढ़ी, लेकिन किसान की जो फसलें थी उसकी कीमतें नहीं बढ़ी, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। फिर भी सरकार ने जो तय कर दी चीज़ें, भाई उसी वही कीमत दे दो हमको। मेनली एमएसपी की एक बड़ी डिमांड यहाँ पे है। स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लागू करके फसलों के रेट तय कर दो तो गेहूं की कीमत 3000 रुपये के आसपास बढ़ेगी। ऐसे ही दूसरी फसलों की बढ़ेगी। सरकार रेट भी तय करती है, लेकिन उस पर गारंटी नहीं देती कि इसके कम पर खरीद नहीं होगा। तो इसीलिए देश का किसान आत्महत्या कर रहा। और पिछले 21 साल में देश में
करीब करीब 25 लाख लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, और उसमें ज़्यादातर किसान थे, किसान परिवार के लोग थे, किसानी गांव की महिलाएं थी। ये आंकड़ा है, करीब 25 लाख लोगों ने, जो अनरिकॉर्ड है, करीब 4-4.5 लाख लोग हुए होंगे कि जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में आए हैं, और अनरिकॉर्ड है इतनी आत्महत्याएं। तो जोन से पैसे में किसान आत्महत्याएं कर रहा हो, इसका मतलब वो घाटे का सौदा है। तो इसको सरकार सपोर्ट कैसे करेगी, वो तो चर्चा कर सकती है। अब एक जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि किसान और मजदूर, इनको हम लोग एक ही मानते हैं। किसान जिनके पास ज़मीन नहीं रह पाती है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते अपने खेतों में, वही मजदूर बन जाते हैं। तो किसानों का शोषण और मजदूरों का शोषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ जी। अगर किसानों का शोषण बंद हो जाए तो मजदूरों का भी शोषण बंद हो जाएगा। तो आप अब उसी किसान को, जो छोटे छोटे जगहों से, जो गाँवों से आते हैं और शहर में आकर मजदूरी करते हैं, उनका जो शोषण होता है, उसके लिए आपने क्या सोचा? उसका ये यहाँ पर आन के उसको मजदूर कहते हैं। जी। वो गांव का किसान है, शहर का निर्माणदाता है, और नजरों में वो मजदूर हैं। तो उसकी भी पॉलिसी बढ़नी चाहिए उसकी मजदूर की। वो गांव छोड़ के आगे उसके पास में वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन शहर में आन के वो शलभ बस्तियों में रहता है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और भारत सरकार को चाहिए कि जो मजदूर हैं, हेल्थ पे उनकी सबसे ज़्यादा काम हो। वे बीमार हो तो पूर्ण रूप से फ्री उनका इलाज होना चाहिए, जो अपना गांव छोड़ का है। तो इन सारी चीज़ों पर हो, एजुकेशन पर उस पर काम होना चाहिए। अगर वो गांव छोड़ कर आ गए हैं, शहर में आ गए हैं, अगर किसी के पास में 10 रुपया हैं, वो शहर में आता है तो एजुकेशन के लिए आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आता है। अगर वो मजदूर अपना गांव घर बार छोड़ कर आए तो सरकार उसकी एजुकेशन पे ध्यान दे। एजुकेशन एक मस्ट है, हेल्थ उसकी मस्ट है, वो रहेगा। वो हमारा देश का एक अभिन्न अंग है पूर्ण रूप से। वो एक रीढ़ की हड्डी है मजदूर, वो निर्माणदाता है देश का, उस पर काम होना चाहिए। उसके बच्चों का ख्याल रखा जाए, उसको हेल्थ उस पर ठीक रहे, तो इन सब चीज़ों पर काम हो तो एक बड़ा सहारा उनको मिल जाएगा। अब एक विषय आता है, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारों से जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारों का एक संगठन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय मजदूर संघ का वो संगठन है। और हमारे कई प्रयास करने के बाद भी पत्रकारों के हित में कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर कानून नहीं बन रहा है। पत्रकारों के जो मिनिमम वेतन सबका है, पत्रकारों का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट कर लेती हैं। तो ऐसे पत्रकार जो आए दिन सुसाइड भी बहुत सारे करते हैं, कोरोना में सबसे आगे रहे, लेकिन उनको कोरोना योद्धा सरकार नहीं मानती है। तो उनके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? पत्रकार भी एक बड़ा काम करते हैं, खबरों को आम समाज तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल प्रेस का है। और जो उसके पूर्ण रूप से कर्मचारी है, उनका कोई बड़ा संगठन भी नहीं है, वे आवाज़ भी नहीं उठाते। वे जनता की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये एक दुर्भाग्य है। उनकी पॉलिसी बननी चाहिए देश में, उनकी हेल्थ पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, सैलरी बेसिस पॉलिसी और सुरक्षा हो। क्योंकि सबसे खतरनाक जगह में पुलिस से आगे प्रेस जाने की कोशिश करती है। उनको रहता है कि मेरी एक रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए, मुझे अच्छा पिक्चर्स वहाँ से मिल जाए, जो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं करके सरकार और आम जनता तक दो, एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें सरकार से है कि एक प्रेस की एक पॉलिसी लेकर वो आए, उनकी हेल्थ की पॉलिसी हो, उनकी एजुकेशन पॉलिसी हो, उनकी सुरक्षा की पॉलिसी हो। डेथ उनकी होती है तो उनकी एक अलग से बिल्कुल पूर्ण रूप से पॉलिसी बने। और हमने तो अब भी कहा है कि जितने भी लोग कोरोना में डेथ जिनकी हुई है तो उनको 20 लाख रुपए सरकार दे। लेकिन जैसे पत्रकार है, ये है जिनका रोजगार पूर्ण रूप से ये था, तो इनको दूसरे सिस्टम के हिसाब से वो दे, उनकी पॉलिसीज हो। तो ये हमने बात करी है। और प्रेस के लोगों से ये कि उनका बड़ा योगदान समाज में रहता है, वो एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। जब पहले छोटे थे हम, गांव में कोई अखबार आता था, अखबार में कोई खबर आ गई
तो लोग उस खबर की सत्यता को मानते थे और आपस में चर्चा करते थे कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, सच्ची है। तो ये विश्वसनीयता प्रेस की रहनी चाहिए, और जो कर्मचारी काम करते हैं वो सरकार उन पर ध्यान दे, और जिन संस्थाओं में काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनका ध्यान रखें। आज देख रहे हैं कि 2-2 साल से सैलरियाँ नहीं मिली, उनकी वेतन वृद्धि उनकी नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ी है ना। तो उन लोगों को भी ज़रूरत है कि महंगाई बढ़ी, वे कैसे अपना गुजारा चलेंगे। तो ये बहुत लोग हैं कि जिनको 2 साल से सैलरियाँ नहीं मिली, वे छोड़ कर कहाँ जा सकते हैं। पत्रकारिता से अलग कोई भी काम नहीं कर सकते, नई नई टेक्नोलॉजी अब आ गई है। तो इसमें उनको सर्वाइव करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि ऐसे लोगों को भी आप जो कम्युनिकेशन का साधन है, तो सबसे ज़्यादा ऐड और विज्ञापन ये लोग देते हैं और प्रचार सबसे ज़्यादा करते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे 3 विषय पे बात किया, किसानों का जिसका आंदोलन अब चला रहे हैं, मजदूरों का जो किसान ही मजदूर में परिवर्तित हो जाते हैं, और इन लोगों की बातों को रखने के लिए पत्रकार। मैं ऐसे पत्रकारों की बात नहीं करता हूँ जो बड़े बड़े मीडिया घराने से हैं, मैं छोटे मझौले किस्म के जो अखबार हैं उनसे जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनकी मैंने बात की। तीनों पे आपने बड़े बेखूबी से और बड़ा ही आपने सरल तरीके से समझाया कि कैसे इनका होना चाहिए। एक बार फिर से हम किसानों के आंदोलन पे आते हैं, जहाँ पे रूट है। इस देश में आखिर ऐसा क्या है जो पूरे देश का पेट भरता है, उसका पेट खाली रह जाता है? आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो जाती है? मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी के बाद से ही बात कर रहा हूँ। उनको ध्यान दिया ही नहीं सरकारों ने। उनका बैन था कि जैसे बाहर की कंट्रियों में है, आप फसलों के रेट कंट्रोल करने के लिए किसान को मारा जाता है। आप बिल्कुल कंट्रोल करो, आप पीडीएस सिस्टम को लागू करो, आप अनाज जनता को दो, गरीब आदमी को। लेकिन जो खेत में अन्न उग जाता है वो भी सर्वाइव करना चाहता है, उसको भी मार्केटिंग जो परचेजिंग है मार्केट है, वो उसके हाथ भी मजबूत रहने चाहिए। वो बांधती है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर उसकी घट गई है, कैपेसिटी उसकी घट गई है, वो कैसे सर्वाइव करेगा। वो भी समाज में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको भी अच्छा मकान चाहिए, उसको भी जीवन जीने की जो पद्धति है उसको भी मतलब अच्छा जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो फसल पैदा करता है उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो आंदोलन करेगा तो लाठीचार्ज और मुकदमे उसको झेलने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सरकार ही इसका वो दे सकती है, और वो कोई भी सरकार है उनको काम करना चाहिए ग्रामीण पृष्ठभूमि पे। और जो हिंदुस्तान है, ये जो इसका पृष्ठभूमि है, जो इसका ग्राउंड वो है, ये एग्रीकल्चर है। यहाँ पर दो ही पद्धति काम करती है, ऋषि और कृषि। ये देश ऋषि और कृषियों का देश है, तो इस पर दोनों चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे ऋषि पद्धति पे सरकार ध्यान दे, ऐसे ही एग्रीकल्चर जो कृषि पद्धति है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब जो आपके जो क्रिटिक हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन नहीं है, ये कई जो छोटे छोटे जो गरीब राज्य हैं वहाँ से इस आंदोलन को कोई हवा नहीं मिल रही है। तो ऐसे अपने क्रिटिक को आप क्या कहते हैं? वे गरीब क्यों हुए? वे बिहार में खेती लोग कर रहे हैं तो वे गरीब क्यों हैं? उनकी मंडियां बंद कर दी, उनके खरीद उनकी नहीं होती, इसलिए बिहार छोड़ छोड़ कर लोग बाहर जा रहे हैं। तो क्या देश को गरीबी बनाना है? हमने तो कहा है कि जो लोग वे हैं उनसे हमारा एक क्वेश्चन है ना कि जैसे आपकी रेट बढ़े ऐसे ही हमारे फसलों के रेट भी बढ़ा दो। तो यही उनके सवाल है। तो क्या आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब राज्यों के जो किसान वो मजदूर में तब्दील हो गया है और उनका शोषण आकर यहाँ पे शहर हो रहा है? क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज़ के लिए सस्ता मजदूर चाहिए। सस्ता मजदूर आएगा गांव से, तो गांव की एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्टर्ब करो तो वहाँ से मजदूर निकलेगा। तो ये सरकार की पॉलिसी है। हाँ, ये इंटरनली ऐसा पॉलिसी। एक और जो 26 जनवरी वाली जो घटना हुई उसमें भी आपके बड़े सारे क्रिटिसिज्म हुए।
लेकिन उसके बाद भी आपने ये दिखा दिया कि ये आंदोलन सही में किसानों का ही आंदोलन है, और आज तक उसका परिणाम है कि 5-6 महीना बीतने के बाद भी आज भी आप उसी तरीके से डटे हुए हैं। तो वो घटना क्या थी, उसको आप कैसे देखते हैं 26 जनवरी? वो तो पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाई हुई थी, भारत सरकार की। उन लोगों को वहाँ ले जाना, लाल किले पे झंडे का ये दिखाना कि अपमान हुआ, और एक भावनात्मक रूप से किसानों को तोड़ना, एक षड्यंत्र था, एक धोखा था, वो था। उसका पर्दाफाश हुआ। हम करीब 4 लाख नेशनल फ्लैग लेके हम दिल्ली में गए। सम्मान करना चाहिए था कि गांव के लोग आए, इतने ट्रैक्टर लेकर आए, पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। जो लोग देश के नेशनल फ्लैग को मानता है, उनको हाथों में लेकर चलता है, आप उनको देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही को क्या कहोगे फिर? अगर जिसने तिरंगा हाथ में थाम के और वो सड़कों पे नारे लगा रहा है, आप तिरंगे वाले को देशद्रोही कहोगे, तो देशद्रोही को क्या कहोगे? तो एक पॉलिसी सरकार की होती है कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। उनको कोई झंडे से लगाव नहीं है। उन्होंने तो हाई कोर्ट के ऊपर भी तिरंगे की जगह अपने भगवे झंडे फहराए। तो उनको कोई इस देश के तिरंगे से कोई लगाव नहीं है। वे देश की जनता की भावनाओं से कैसे खेल लेंगे, तो उस पर वे काम करते हैं। उनको सत्ता चाहिए, तिरंगा नहीं। अब सरकार को आपका क्या संदेश है, और इस देश के किसानों को क्या संदेश है? सरकार को तो संदेश ये है कि वो बातचीत करें, समाधान बातचीत से होगा। वो आज निकाल लो, 22 में निकाल लो, 23 में निकाल लो, 24 में निकल जाएगा, ये है। और देश के किसानों को ये है कि तैयार रहो, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो ये खुला संदेश राकेश टिकैत जी का है कि सरकार चाहे जितना भी वक्त लगा ले, समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। और इस तरह के जो किसानों का जो आंदोलन ये चल रहा है, ये ऐसे जाने वाले नहीं है। चाहे 24 हो जाए या 25 हो जाए, जितने भी वर्ष लग जाए, ये यहीं पे रहेंगे, और जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक ये यहीं पे रहेंगे। राकेश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।